हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको लैब स्टन की चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन को देखा था और जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच गया था वो था रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो अपवर्तन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे मिल जाएगा, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है यानी कि अपवर्तन क्या होता है। टाइप्स ऑफ मीडियम देखेंगे, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, लेंस एंड बेसिक टर्म्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मिरर को देख लिया था, दर्पण को। इस वीडियो में हम लेंस देखेंगे और उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स देखेंगे। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम लेंस, रूल्स देखेंगे। इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, ओके, कॉनकेव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंसेज द्वारा बनाए गए इमेज देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके नेचर को देखेंगे। लेंस फॉर्मूला देखेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, और लास्ट में देखेंगे पावर ऑफ लेंसेज। ओके, तो इतना सब कुछ देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। ओके, अपवर्तन देखिए क्या होता है अपवर्तन। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, तो देखिए हमने रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन में क्या पढ़ा था कि कोई रे आती है एक मीडियम में और टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट जाती है, इसी को बोलते थे रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई रे आती है एक मीडियम से और वो ये जो सतह है, सतह से अपवर्तित होकर दूसरे मीडियम में चली जाती है। ओके, सतह से क्या हो जाती है, अपवर्तित होकर दूसरे मीडियम में चली जाती है और जिससे ये अपने पथ से क्या होती है, थोड़ी मुड़ जाती है। या तो ये इधर को आएगी या फिर ये उधर को जाएगी, डिपेंड करेगा कि वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। ओके, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे यानी लाइट रे का झुकाव, झुकना, यानी कि लाइट रे का झुकना, प्रकाश किरण का झुकना। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने पथ से थोड़ा झुक जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। ओके, अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स है, उसको आपको पता होना चाहिए। ओके, देखिए जो ये किरण आ रही है, सेम वही बोलेंगे इसको इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ओके, फिर इसका अपवर्तन होता है और ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने के बाद ये क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। ठीक है, ये क्या था, आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। ठीक, बीच में एक सीधी सी लाइन है, इसको क्या बोलते थे, वहाँ पे क्या बोलते थे, अभिलंब या फिर नॉर्मल। तो यहाँ पे भी इसका नाम नॉर्मल ही है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल या फिर अभिलंब। ओके, आपतित किरण, आपतित किरण और ये जो सतह है, अपवर्तित सतह, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल आई। इसको क्या बोलते हैं, एंगल आई। ठीक है, आपतन कोण। ओके, फिर यहाँ अभिलंब, अभिलंब और जो ये है अपवर्तित किरण, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको बोल रहे हैं हम एंगल आर, एंगल आर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित कोण। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक टर्म्स। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम दो प्रकार के होते हैं, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, क्या इसमें क्या होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है रेयरर में, मतलब कि खुला खुला सा होता है। ऐसे समझिए एक रूम है, ठीक है, इसमें 20 लोग हैं, ठीक है, और एक ये रूम है, इसमें 50, सेम रूम है, मतलब साइज सेम है दोनों रूम का, और एक में 50 लोग हैं। तो जो 20 वाला है इसको क्या बोलेंगे, रेयरर है, मतलब कि कम घना है, ये घना कम है। और जो 50 है इसमें लोग क्या है, घने हैं, ज़्यादा लोग हैं, यानी ये डेंसर है। ये मीडियम क्या है, डेंसर। अगर मैं आपको इसमें बोलूँगा 20 वाले में कि आपको यहाँ से स्टार्ट करके इधर निकलना है, तो आपके लिए आसानी होगी क्योंकि लोग कम घने हैं इसमें, तो आप आसानी से निकल जाओगे। लेकिन इसमें बोलूँगा आप एक साइड से घुसना है और दूसरे साइड से निकलना है, तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आप घने हैं लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार ये होता है, रेयर मीडियम में क्या होता है, स्पीड की लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ओके, और वहीं डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में पार्टिकल पास पास होते हैं, तो स्पीड की लाइट कम हो जाती है, लेस होती है। ठीक, तो रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, और डेंसर यानी कि सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ओके, अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि रेयर से डेंसर में जाएंगे तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये आगे देखेंगे। अब आगे देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के नियम। हमने परावर्तन के नियम देखे थे दो, अब अपवर्तन के नियम देखते हैं। अपवर्तन के नियम देखिए, पहला नियम वही है सेम जो वहाँ पे था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल
और रिफ्रैक्टेड रे तीनों क्या होते हैं, एक प्लेन पे ही लाई करते हैं, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, ठीक, तीनों एक ही प्लेन पे हैं। देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये है जो अपवर्तित रे, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे, ठीक, तो एक ही प्लेन पे होते हैं। पहला नियम यही है जो वहाँ सेम था। दूसरा नियम देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, किन्हीं माध्यम में आपतित कोण की ज्या, यानी कि साइन को ज्या बोलते हैं हिंदी में, तो आपतित कोण की ज्या और परावर्तित और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ओके, किसी माध्यम में आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। इसको कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले में, साइन आई यानी कि आपतित कोण, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, अपॉन साइन आर, ठीक है, अपवर्तित कोण, इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम n से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। ओके, तो ये होता है आपका सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या हो गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अब देखिए जैसे आपको पता पढ़ने आना चाहिए कि माध्यम कैसे लिखा जाता है। देखिए जैसे आपको कहीं पे लिख दिया n21 लिख दिया n21, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी जो ये आगे लिखा रहता है ना, ये आगे जो लिखा रहेगा वो नीचे आ जाएगा। मतलब जैसे देखिए ये हर और अंश होता है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा। कैसे, जैसे ये है n21 है, तो इसको लिख देंगे हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी दूसरा माध्यम अगर v2 है और पहला माध्यम v1 है तो इनका अपवर्तनांक क्या होगा, v1/v2, ठीक है। जो आगे लिखा रहता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। ओके, जो आगे लिखा रहता है वो नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी ध्यान से समझना। रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब लाइट डेंसर से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब लाइट सघन माध्यम से विरल में जाता है, यानी m1 क्या है, डेंसर, m2 क्या है, आपका रेयरर, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो लाइट देखिए क्या हुआ, लाइट रे के साथ अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हो जाएगा। यानी देखिए ये है, ये नॉर्मल खींच देता हूँ मैं, ठीक। ये कोई लाइट आई, ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम, ये मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम। अब देखिए जब कोई लाइट डेंसर से रेयरर में आएगी तो वो क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, अभिलंब से दूर चली जाएगी। ओके, अभिलंब से दूर चली जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो एंगल आर है, ये एंगल आर था, ये बड़ा हो जाएगा ना, ये देखिए ज़्यादा खुला हुआ है, तो एंगल आर क्या होगा, बड़ा होगा एंगल आई से, तो एंगल आर होगा बड़ा एंगल आई से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसकी जो चाल है वो बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड क्यों बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, यहाँ डेंसर था, डेंसर में ऐसे भी चाल कम होती है, जैसे ही वो रेयरर में आएगा तो चाल बढ़ जाएगी, ठीक। तो दो चीज़ हो रही है यहाँ पे, एक तो एंगल आर का साइज बढ़ जा रहा है एंगल आई से, ठीक है, जब डेंसर से रेयरर में आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ हो रही है कि चाल बढ़ जा रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ जा रही है लाइट की। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसको उल्टा करते हैं, अब लाइट आ रहा है रेयरर से डेंसर की तरफ, ठीक है। तो ये लाइट जब रेयरर से डेंसर की तरफ आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। किधर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक, टुवर्ड नॉर्मल। अब इस कंडीशन में क्या दिख रहा है आपको, ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा है, यानी इस कंडीशन में क्या होता है, एंगल आई जो होता है वो बड़ा होता है एंगल आर से, ठीक है। तो एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से जब रेयरर से डेंसर में आएंगे, जब विरल से सघन में आएंगे तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जो इस कंडीशन में एंगल आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल आर से, ठीक। और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि रेयरर में तो स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर में कम होती है, तो यहाँ तो ज़्यादा थी स्पीड, जैसे इधर आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रकाश किरण धीमी हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। मतलब
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, एन मैंने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में या फिर वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट होती है वो, डिवाइडेड बाय जो हमें वो मीडियम देगा, किसी मीडियम में देगा ना, जैसे बोलेगा कांच में या फिर जल में, हीरे में, तो उस मीडियम में उसकी स्पीड, ठीक है, गिवन मीडियम में उसकी स्पीड, तो v। तो इसको फॉर्मूले में हम लिखते हैं n इज इक्वल टू सी वाई वी, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। n इज इक्वल टू सी वाई वी, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, यानी कि लाइट c क्या होता है, लाइट की स्पीड होती है किसमें, वैक्यूम में या फिर एयर में, ठीक, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो c की जगह हम क्या लेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और v हमसे निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। और अगर v नहीं निकालने के लिए बोलेगा तो बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, और v दे के रखेगा कि एक मीडियम में उसकी चाल इतनी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, ठीक है। अभी इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसे n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ओके, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 50 मीटर, तरंग दैर्ध्य कितनी है उसकी 500 मीटर, इन अ एयर एंटर अ ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक ब्लॉक के अंदर एंटर करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हमें 1.5 है। फाइंड स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, अब हमें जो ये रे है इसकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। टेक द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर ये नहीं भी दे के रखेगा क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए कि क्या क्या दे रखा है। तो वेवलेंथ दे दिया, वेवलेंथ यानी लैम्डा दे दिया, लैम्डा दे दिया 500 मीटर, ठीक है। एंटर अ ब्लॉक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया यानी एन दे दिया 1.5। फाइंड द स्पीड, हमसे वी पूछा गया है, वी। ओके, वी पूछा गया, तो फॉर्मूला जानते हैं हम, एन इज इक्वल टू सी वाई वी, सी वाई वी जानते हैं, एन हमें पता है 1.5, सी पता है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी ये है नीचे, इसको नीचे भेज देंगे, ठीक है, और ये इधर चल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, v इज इक्वल टू 3 × 8 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.5 से इसको काटेंगे, एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि ये कितना आ गया, v की वैल्यू आ गई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गई स्पीड जो उसने पूछा था। लेकिन उसने कुछ और भी पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, वो भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने 9th में पढ़ लिया था, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला फॉर्मूला जिसमें हम चाल निकालते थे। तो देखिए क्या था वो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v क्या था वहाँ पे स्पीड, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ हमें पता है, फ्रीक्वेंसी पता करना है, v पता है हमें, देखिए v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगाया मैंने यहाँ पे, हमें न्यू पता करना है, तो लैम्डा को यहाँ पे देते हैं वी वाई लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, सारी वैल्यू रख देते हैं। वी की वैल्यू कितनी 2 × 10⁸, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी 500 मीटर, और यूनिट सब सेम होना चाहिए। देखिए लैम्डा मीटर में, स्पीड में हमारी मीटर प्रति सेकंड में, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें चेंज करना पड़ता, ओके, और न्यू, ठीक है। इसको काटते हैं, 3 0 यहाँ से ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 5 × 20 4, तो ये हो गया 4 × 10⁵, 4 × 10⁵ कितना 4 × 10⁵, और ये क्या आई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में आ गया, यानी 4 × 10⁵ हर्ट्ज, ये आ गया हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे हमने दो फार्मूला लगाया, एक तो लगाया हमने v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और एक लगाया है हमने n इज इक्वल टू सी वाई वी। ओके, इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, ठीक है। दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फार्मूले पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए लेंस को हिंदी में लेंस ही बोलते हैं, लेंस को देखते हैं क्या होता है। लेंस दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों भाग गोलीय हो, ठीक है। देखिए 2 तल हैं इसमें, एक ये वाला तल है और एक ये वाला तल है, ठीक है। 2 तलों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, इसके बीच में जो मीडियम है वो कैसा है पारदर्शी है, यानी पारदर्शी क्या, इसके आर पार हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, आर पार हम देख सकते हैं, इसका मतलब लाइट की जो रे है इसके आर पार जा सकती है, ओके। और हमें पता है रिफ्रैक्शन के लिए यानी कि अपवर्तन के लिए लाइट का आर पार जाना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए बीच में कैसा मीडियम होना चाहिए,
कैसा मीडियम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, ठीक है, पारदर्शी माध्यम होगा तभी हम इसके आर पार देख सकते हैं, ठीक। और देखिए लेंस में किसी भी साइड में पॉलिश नहीं होती है, जैसे हमने दर्पण में पॉलिश किया था, अगर हम लेंस में एक साइड पॉलिश कर देंगे तो क्या लगता है आपको, जो लाइट रे है पार जाएगी इसके, नहीं जाएगी, हमें आर पार की वस्तु दिखाई नहीं देगी जब हम पॉलिश कर देंगे, इसलिए इसमें किसी भी साइड पॉलिश नहीं होती है, ठीक है। और इसका एक तल या फिर एक तल गोलीय हो सकता है, जैसे ये वाला लेंस बना दिया है, एक तल क्या है इसका, गोलीय है, या फिर दोनों ही तल गोलीय हो सकते हैं, देखिए ये भी गोलीय है, दोनों तल इसका गोलीय हो गया, ठीक। तो एक तल गोलीय हो सकता है, दोनों तल गोलीय हो सकता है, तो ये हो गया लेंस। लेंस यानी दो तलों से घिरी हुई आकृति जिसके बीच का माध्यम कैसा हो, पारदर्शी हो, उसी को लेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए लेंस, लेंस होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो अभी मैंने बनाया था वो उत्तल लेंस ही बनाया था, कॉन्वेक्स लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, किनारों में देखिए पतला है और बीच में क्या है, मोटा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस, ये बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है, ऐसा होता है कुछ, तो बीच में क्या है, पतला है, किनारों पे क्या है, मोटा है, ओके। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी ना, तो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं मिरर यानी दर्पण और इधर लिखता हूँ मैं लेंस, ठीक। लेंस, अब देखिए यहाँ लिखता हूँ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव, इधर भी लिखता हूँ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। मिरर में हमने क्या पढ़ा था, अभिसारी लेंस किसको पढ़ा था, यानी कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था, कौन था, कॉनकेव, क्योंकि वो एक जगह फोकस कर रहा था। मिरर में अगर पूछे कि अभिसारी लेंस कौन है, तो वो होता है कॉनकेव, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है मिरर में, दर्पण में, और जो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण होता है वो होता है आपका डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग, ठीक है, यानी कि वो किरणों को बिखेरता है, ठीक। वहीं अगर लेंस में पूछे, लेंस में पूछे कि अभिसारी कौन है, ठीक है, कन्वर्जिंग कौन है, तब आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। पलट गया यहाँ पे, देखिए वहां पे क्या था अवतल, यहाँ पे हो गया उत्तल, ठीक है। उत्तल क्यों है, क्योंकि हम आगे देखेंगे उत्तल लेंस एक जगह फोकस करेगा, ठीक है, एक जगह फोकस करेगा। आपने वो किया भी होगा, लेंस आता है तो उससे आप कागज जलाने की कोशिश करते हो, तो कौन सा लेंस था, उत्तली लेंस था, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस था, वो फोकस करता है एक जगह, बीम बनाता है, लाइट की बीम, ओके। तो लेंस में अगर पूछे कि अभिसारी या फिर कन्वर्जिंग लेंस क्या है, तो वो होगा कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। और अगर मिरर में पूछे, मिरर में पूछे कि अभिसारी या फिर कन्वर्जिंग क्या है, तब होगा आपका कॉनकेव, ओके। ये कंफ्यूजन आपको दूर कर लेना है, ठीक, दोनों में अलग अलग होता है, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग, ठीक। और दर्पण में अलग होता है, तो दर्पण का भी यहीं पे लिख लेना अगर आप ये टेबल बनाओगे, ताकि बार बार आप उसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा इजीली, ओके। अब आगे चलते हैं, अब टर्मिनोलॉजी समझते हैं कुछ, जैसे हमने वहाँ पे अपर्चर देखा था, वक्रता केंद्रित, वक्रता त्रिज्या, ये सब देखा था, तो यहाँ पे भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसे समझते हैं। देखिए लेंस बना देता हूँ मैं एक, कोई सा भी लेंस, उत्तल लेंस ही बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, जो लेंस का बीच वाला पार्ट होता है ना, ये लेंस का जो केंद्र बोलेंगे हम, जो भी बोलेंगे लेंस का केंद्र जो होता है, इसी को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र या फिर ऑप्टिकल सेंटर, इसे कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ लेंस, ये जैसे हमने वहाँ पे क्या देखा था, ध्रुव देखा था, पोल देखा था, तो पोल जो होता है वहाँ पे दर्पण में, वो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, यानी ओ होता है प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। ओ समझ में आप, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस सेम वही, इस ओ से जाने वाली जो भी रेखा है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जा रही है उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, जो ध्रुव से होके जाती है लाइन, उसी को बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, फोकस देखिए फोकस क्या था, जहाँ पे सारी किरणें परावर्तन होके मिल रही थी ना, तो वहाँ हमने परावर्तन में पढ़ा था। अब यहाँ पे जहाँ पे अपवर्तन के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद जहाँ पे सारी किरणें मिलेगी उसे बोलेंगे फोकस, ओके। तो लेंस में अगर लेंस ऐसा है, मतलब दोनों तल उसका गोलीय है, तो उसमें दो फोकस होने चाहिए, है ना, इधर से भी अपवर्तन होगा, इधर से भी अपवर्तन होगा, तो एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा, तो इसमें दो फोकस होते हैं F1 और F1 डैश, ठीक है,
F1 और F1 डैश, ये हो गया फोकस, जहाँ पे क्या होगा, किरणें अपवर्तन के पास मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी। ओके, मिलेगी या फिर अपीयर टू मीट होगी। ठीक है, ये तो हो गया फोकस। और देखिए फिर दूसरा आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, इसकी दूरी होगी, यहाँ से फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी होगी फोकल लेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस से लेके, चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो, दोनों से क्या होगा, बराबर ही होगा। तो फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। अब इसमें एक और होता है 2f। 2f भी होता है। 2f यानी कि फोकस का डबल होता है, ये यहाँ पे होगा फिर 2f। ठीक है, 2f1 ही हो गया और ये हो गया 2f2 बोलेंगे, या फिर 2f2 डैश बोल सकते हैं इसको। चलो 2f2 बोल देते हैं। ठीक, ये हो गया 2f2। 2f क्या होता है, ये फोकस का डबल होता है। ठीक है, दोनों साइड होगा। दोनों साइड क्यों होगा, कि तरफ से क्या लिया है हमने, दोनों तरफ से गोलीय सरफेस लिया है, तो दोनों तरफ से अपवर्तन होगा, इसलिए इधर भी 2f होगा तो इधर भी 2f होगा। ठीक है, इसको ले लिया हमने 2f, इसको ले लिया 2f2 लिख लिया, या फिर 2f2 डैश लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक, और ये होता क्या है, 2f क्या होता है, ये डबल होगा किसका, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ यानी कि फोकस से एक्चुअल जो फोकस था वहां से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी थी, उसका डबल होता है क्या, 2f। ठीक है, मिरर में ये क्या था, C था ना, मिरर में ये C था, और यहाँ पे क्या है, ये 2f। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब आगे देखिए, कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स। ठीक, कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स। ओके, अब देखिए कॉन्वेक्स के द्वारा बनाए गए इमेज की प्रकृति देखते हैं हम डायरेक्ट। ठीक, अब कंपेयर करते हुए चलना है आपको। ठीक है, कंपेयर करते हुए चलना, जो मैं बोलूँगा उसको कंपेयर करते हुए चलना। देखिए कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, तो ये कितने, 6 प्रतिबिंब बनाता है। वहाँ पे 6 कौन बनाता था, 6 कंडीशन वहाँ थे अवतल के, तो सब उल्टा हो रहा है यहाँ पे। जो वहाँ उत्तल कर रहा था, जो वहाँ अवतल करेगा ना, वो यहाँ पे उत्तल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस द्वारा 6 बनेगा, और कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस द्वारा 2 ही बनेगा। और वहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा 6 बन रहे थे और उत्तल दर्पण द्वारा 2 बन रहे थे, तो उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ पे रखेंगे तो कैसे बनेगा। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि जब हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो जब हम दर्पण में इन्फिनिटी पे, तो कहाँ पे बनता था, फोकस पे बनता था, अवतल दर्पण में ना। तो यहाँ पे उत्तल लेंस में अगर हम फोकस पे रख, तो उत्तल लेंस में अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे वस्तु को, तो तभी भी कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ओके, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। अब देखिए ये F2 क्यों लिखा है, पहले मैं आपको इसकी चिन्ह परिपाटी बता देता हूँ। ये बनाया मैंने एक उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2f1 और ये हो गया 2f2। ओके, तो अगर हम इधर वाली इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये इधर वाले फोकस पे बनेगा, और अगर हम इधर वाले इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वो इधर वाले फोकस पे बनेगा। ठीक है, तभी इसमें 2 फोकस है इधर, क्योंकि जो हमने लेंस लिया है उसमें दोनों साइड से हम अपवर्तन करवा सकते हैं, इसलिए 2 फोकस है इसमें। ओके, तो अगर इस साइड रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा F2 पे। ओके, इस साइड रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, लेकिन बनेगा कहाँ पे, फोकस पे बनेगा। ओके ओके, तो यही है कि जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो F2 पे बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक, कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक होगा तो जाहिर सी बात है उल्टा तो बनेगा ही, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है बिहाइंड 2f1। ठीक है, 2f1 देखिए कहाँ पे है, ये 2f1 है, ये आगे बढ़ाया हमने, इन्फिनिटी था इधर। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखें, यहाँ पे, तो देखिए कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड 2f1 पे रखेंगे तो ये बनेगा इसके बीच में, F2 और 2f2 के बीच में बनेगा। वैसे अगर हम इधर रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक साइड का भी मैं बता रहा हूँ, दूसरे साइड का आप खुद दिमाग में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे हम, 2f1 से पीछे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा। ओके, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ओके, नेक्स्ट जब हम 2f1 पे रखेंगे, 2f1 पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, 2f2 पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2f2 पे। 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे बनेगा। अब यहाँ पे रखा, यहाँ पे बना, तो ये क्या होगा, ये सेम साइज का बनता है। इस कंडीशन में क्या बनता है, सेम साइज का बनता है। ओके, एट 2f2 पे बनेगा, और कैसा होगा, सेम साइज का होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ओके ओके, वस्तु को और आगे ले जाते हैं दर्पण के, तो यहाँ पे रखेंगे अब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, ये 2f2 से पीछे बनेगा यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ आपने नोटिस की, जैसे मैंने आपको बोला था दर्पण में नोटिस करने के लिए, तो यहाँ पे भी एक चीज़ आप नोटिस करें,
कि जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तब कहाँ बना, फोकस पे। थोड़ा और आगे लेके गए तो ये इधर अब भाग गया, इसके बीच में आ गया। थोड़ा और आगे ले गए तो और आगे भाग गया, और आगे ले जाएंगे और आगे भाग रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम लेंस में वस्तु को लेंस के पास ले जाएंगे तो जो उसका प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर भागता रहेगा, ठीक है, और आगे खिसकता रहेगा। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसा कुछ सोच के आप बना सकते हो उसका डायग्राम कि अच्छा यहाँ पे तो यहाँ पे बन रहा है, तो अगर और आगे ले जाऊँगा तो आगे बन जाएगा। तो इस टाइप से आप सोच सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर कोई भूल जाता है, भूलता हर कोई, लेकिन यही है कि याद कैसे रख पाता है कोई। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि इमेज को आगे ले जाऊँ, वो वस्तु को आगे ले जाऊँगा तो वो और आगे भागेगा उसका इमेज, ठीक है। ये हो गया। तो हमने कहाँ देख लिया, F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ पे बना, 2F2 से पीछे बना। और कैसा बना है, ये बड़ा बना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था, सेम साइज हो गया था। सेम साइज के बाद क्या हो जाएगा, बड़ा बनने लग जाएगा। इसके बाद बड़ा होगा, रियल और इन्वर्टेड हो गई होगा। अब रखा हमने F1 पे, यहाँ पे रखा, फोकस पे रखा। जब हम फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी पहले वाले का उल्टा हो गया। कैसा बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। अब हमने रखा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तब ये कहाँ पे बनेगा, तब ये इधर ही बन जाएगा। बनना चाहिए था इस साइड, पर बन जाएगा ये इस साइड, ओके, इसी साइड बन जाएगा। जिस साइड हमने वस्तु को रखा उसी साइड बन जाएगा। तो इस साइड जब अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि रियल और इन्वर्टेड क्यों बन रहा है यहाँ पे। रियल, जैसे हमने वहाँ पे देखा था, रियल इमेज क्या था, जो दर्पण के सामने बन रहा था। दर्पण के सामने जो बना था उसे रियल बोल रहे थे। लेकिन अब यहाँ लेंस में रियल इमेज किसको बोलेंगे, जो दूसरे मीडियम में बन रहा हो उसे बोलते हैं रियल इमेज। मतलब देखिए, आपको पता है ये लेंस है, लेंस के इधर एक मीडियम होगा, इसके बाद दूसरी मीडियम होगा, तभी तो अपवर्तन होगा, उसका रिफ्रैक्शन तभी होगा। तो अगर वस्तु को हमने एक मीडियम में रखा और जिसका जो इमेज दूसरे मीडियम में बन रहा है तो वो रियल इमेज होगा। और अगर वस्तु को हमने एक मीडियम में रखा और उसका इमेज भी इसी मीडियम में बन रहा है तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, जो कि अभी होने वाला है। यानी F1 और O के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो इधर ही बनेगा, सेम मीडियम में बनेगा, सेम साइड ऑफ लेंस बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो और सेम साइड बना है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल है, इसका मतलब क्या होगा, वो सीधा बनेगा, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है, ओके ओके। तो ये तो थी पोजीशन, ठीक है। उत्तल लेंस की कितनी पोजीशन थी, 6। 5 तो जिसमें नॉर्मल है और एक स्पेशल है, जैसे वहाँ पे था, ठीक है। 5 में तो कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा बन रहा है। और जो लास्ट कंडीशन है, जहाँ पे हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं, तो उसमें बन रहा है हमारा आभासी और सीधा, ओके। तो ये याद हो जाएगा। अब देखिए, इस कंडीशन के यूजेस हैं, हर कंडीशन के यूजेस हैं लेंसेज में। जैसे पहला कंडीशन था जिसमें हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रख रहे थे, तो ये कंडीशन कहाँ पे यूज होती है, बर्निंग ग्लास में। बर्निंग ग्लास यानी जिसमें हम लेज़र बनाते हैं। इसमें क्या था, जब इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे होता था, यानी कि सारी जो किरणें वो एक जगह क्या हो रही है, फोकस हो रही है एक जगह पे। तो इसका हम यूज़ कैसे ले सकते हैं, लेज़र बनाने में, किसी चीज़ को जलाने में, ठीक है। लेज़र वेल्डिंग और बहुत सारे टाइप की लेज़र का जो हम यूज़ लेते हैं, वो इस सब में क्या होता है, ये वाला कंडीशन होता है। उसमें वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं और वो जो बनता है इमेज, उसका फोकस पे बनता है, ओके। दूसरा देखिए, बिहाइंड 2F1, यहाँ पे जब हम रखते हैं तो इसका यूज़ कहाँ लेते हैं, फोटोग्राफिक कैमरा, जो DSLR वगैरह होते हैं, जितने भी कैमरे होते हैं, वो इस वाले कंडीशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। और एट 2F1, यानी F2F1 ये वाला था, इसका मुझे मिला नहीं। अगर आपको ये मिल जाए तो आप कमेंट कर दें, ठीक है, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन 2F1 और F1, इसके बीच में ये वाली कंडीशन का यूज़ कहाँ करते हैं हम, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होते हैं ना, जैसे मूवी वाले प्रोजेक्टर होते हैं, या फिर लैब में लगाते हैं प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होते हैं वहाँ पे इस वाली कंडीशन का यूज़ होता है। एट F1 यानी फोकस वाला, तो ये कहाँ पे होता है, सर्चिंग लाइट में। जो सर्चिंग लाइट होती है, टॉर्च होती है ना, उसमें, ओके। और लास्ट कंडीशन था हमारा F1 और O, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है हमारा माइक्रोस्कोप में। कहाँ पे यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तभी तो बहुत बड़ा इमेज बनता है। देखिए, लास्ट कंडीशन में कैसा था, बहुत बड़ा बन रहा था, और हमें माइक्रोस्कोप में भी तो यही चाहिए कि छोटी वस्तु का इमेज बड़ा बनाए। तो इसका कहाँ पे होता है, माइक्रोस्कोप में, ओके, सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। तो ये इसके यूजेस भी थे, कंडीशंस के यूज़, कहाँ कौन सी कंडीशन का यूज़ कैसे लेते हैं, ओके। उत्तल लेंस का हो गया। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस का, यानी कि अवतल लेंस का। अवतल लेंस का देखिए, दो ही कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सी होगी, एक तो इन्फिनिटी पे रखेंगे और दूसरा क्या रखेंगे कि O और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख देंगे, ठीक। तो पहला देखिए,
जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। और ये वाली कंडीशन कहाँ पे यूज होती है, ये कहाँ पे यूज होती है आपका टेलीस्कोप में, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होती है ये वाली कंडीशन, टेलीस्कोप में, दूरदर्शी में, दूरदर्शी में वाली कंडीशन यूज होती है। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं अवतल लेंस में, अवतल लेंस ये हो गया, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो देखिए कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, यहाँ पे F1 F2 यहाँ पे बनता है। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस किया कि मैंने वस्तु को इधर रखा और इमेज भी इधर ही बना, तो इसका मतलब कैसा इमेज बना, ये वर्चुअल इमेज बना, ठीक है, वर्चुअल इमेज बना यानी कि ये सीधा इमेज बना। तो वर्चुअल और सीधा बनेगा यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वो बनेगा फोकस पे, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और इसका यूज़ हम लेते हैं टेलीस्कोप में। दूसरा कंडीशन, इन्फिनिटी और ओ, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी था, ये ओ था, इसके बीच में कहीं पे भी रख देंगे, इसके बीच में हम कहीं पे भी रख देंगे तो देखिए कहाँ पे बनेगा, फोकस और ओ के बीच में बनेगा, ये फोकस इन इसके बीच में बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, यहीं कहीं बनेगा। और किधर बनेगा, सेम साइड बन रहा है, सेम साइड बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आभासी होगा, और आभासी है तो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। कैसा होगा, छोटा होगा, और कहाँ पे बन रहा है, एफ और ओ के बीच में बन रहा है। और इसका यूज़ कहाँ लेते हैं हम, इसका यूज़ हम लेते हैं करेक्टिव और मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम इस वाली कंडीशन का यूज़ लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे लेते हैं, मायोपिया में, ओके। अगर एग्जामिनर थोड़ा दिमाग वाला होता है तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है, देखिए कैसा क्वेश्चन, कि उस लेंस का नाम बताओ जिसमें हमेशा छोटा इमेज बनता है, हमेशा छोटा इमेज, तो कौन सा वो लेंस, कॉनकेव लेंस, ओके। ऐसा लेंस बताओ जिसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो कौन सा है लेंस वो, कॉनकेव लेंस, हमेशा देखिए, ठीक है, वर्चुअल बन रहा है। ऐसा लेंस बताओ जिसमें इमेज हमेशा सीधा बनता है, तो क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। ऐसा लेंस बताओ जिसमें छोटा बड़ा बराबर तीनों प्रकार की इमेज बनते, तो वो हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, छोटा भी बन रहा था, बराबर भी बन रहा था, और बड़ा भी बन रहा था। उसमें कैसा बनता है, वर्चुअल भी बनता है, रियल भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। लेकिन कॉनकेव लेंस में क्या होता है, एक ही जैसा बनता है, छोटा बन रहा है, इसमें भी छोटा, आभासी आभासी, ओके। तो ये हो गया आपका लेंस की प्रॉपर्टी और नेचर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा, ठीक। अब आगे देखते हैं, लेंस फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये आपका, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि खाली बीच में माइनस लगाना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। क्या आया बीच में, खाली खाली माइनस आया, बाकी सारा फॉर्मूला वही है, ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला वही है। और देखिए मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं, वहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन देखा था हमने दर्पण में, तो यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है, वो कौन बताता है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बताता है। तो लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला भी सेम होता है, बस मैंने वहाँ क्या बोला था कि यहाँ पे माइनस आता है, यानी m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये तो सेम है, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू था, तो यहाँ पे v अपॉन यू हो गया, सिर्फ माइनस हट गया, तो माइनस नहीं होता है लेंस में, ये ध्यान रखना है। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला सेम है। अच्छा आपके एग्जाम में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे जाते हैं कुछ वस्तुओं के, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट, तो इन्हें तो रटना ही पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ चीज़ें तो रटनी पड़ेगी, जैसे फॉर्मूला हो गया और ये कुछ वैल्यू होगी। तो देखिए ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन्हीं से बार बार पूछा जाता है, इन्हीं से बार बार। कांच का कितना आता है 1.52, वायु का कितना होता है यानी एयर का होता है 1.0003, ठीक है, 3 0 है और 3। बर्फ यानी आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, हीरा का होता है 2.42, देखिए, और आगे है एल्कोहल, एल्कोहल का होता है 1.36। इजी है, याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे। इसमें से आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरा का होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो हीरा का होता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अपवर्तन करता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा चमकता भी है, ठीक है। ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ वस्तुओं के। पावर लेंस, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे, किसी लेंस की क्षमता की वो कितना ज़्यादा रेज को मोड़ सकता है या फिर कितना फैला सकता है, यानी इकट्ठा कर सकता है एक जगह या फिर फैला सकता है, तो इस पावर को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इजक्वल टू 1/f, P इजक्वल टू 1/f, ओके, P इजक्वल टू 1/f, यानी f का क्या होता है, ये उल्टा होता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, कितनी बार पूछा गया है पता नहीं, डायोप्टर होता है इसका मात्रक, और फॉर्मूला क्या होगा, P इजक्वल टू 1/f, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है, ठीक है।
उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, चलो यहीं पे बता देता हूँ। जैसे उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अच्छा, दर्पण में भी पॉजिटिव था, हाँ दर्पण में भी पॉजिटिव था और लेंस में भी पॉजिटिव है। और कॉनकेव, कॉनकेव की क्या होती है? फोकस नेगेटिव होती है। कॉनकेव की फोकस नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसी से तो हो रहा है सब कुछ यहाँ पे। P इक्वल टू 1/f, ये क्या है? फोकस ही तो है। अब अगर फोकस यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए अवतल अवतल लेंस की फोकस भी नेगेटिव होगा और इसकी क्षमता भी नेगेटिव होगा। तो यानी तो यदि आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक क्वेश्चन आया भी है, किसी लेंस का क्षमता +3.5 है तो वह लेंस कौन सा है? बताओ कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव से हमने बता दिया कि वो लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी और फोकस भी पॉजिटिव होगी। और अवतल लेंस, ठीक है, अवतल यानी कि कॉनकेव, इसकी जो लेंस की क्षमता है, पावर है, वो क्या होगी? नेगेटिव होगी और फोकस भी नेगेटिव होगी। ठीक, कुल क्षमता पूछा जाए कि 3-4 लेंस है, इनकी कुल क्षमता बताओ, तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है। जैसे एक लेंस की है -3.5, एक की है +1.5 और एक की है +2.5, तो बोलेगा कि संयुक्त रूप से क्षमता कितनी होगी? तो सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ के इसे घटा देंगे। ठीक है, तो 0, 3 और 1 4, 4.0 तो ये हो गया, इसको जोड़ के इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 0.5 + 0.5, ये आ गया हमारा टोटल क्षमता। ठीक है, ओके, ये मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ठीक, कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है, इसलिए मैंने शायद इसको नहीं बताया। जो दर्पण हमने पढ़ा था ना, दर्पण में जो साइन कन्वेंशन था उत्तल और अवतल के लिए, तो सेम वैसा ही है। लेंस के लिए हम गोलीय दर्पण जैसा ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस में सभी माप उनके प्रकाशित केंद्र के लिए जाते हैं। जैसे वहाँ पे दर्पण में क्या था? P से लेते थे ना हम सारी डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं? हम O से लेते हैं। वो तो मैंने बता ही दिया ना आपको कि O यहाँ पे क्या है? P है, जो हमने वहाँ P पढ़ा वो यहाँ पे O है। ओके, ये हो गया। फिर भी देखिए, हाँ, तो इसका मतलब देखिए, U तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, बता दिया था मैंने। लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी दर्पण हो, U हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमें इसे सामने रखना पड़ता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? फोकस पॉजिटिव होता है और पावर भी क्या होती है? पॉजिटिव होता है। कॉनकेव में फोकस क्या होता है? नेगेटिव होता है और पावर भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। एम और वी नेगेटिव है तो कैसा बनेगा? वर्चुअल। एम और वी अगर नेगेटिव है तो कैसा बनता था? रियल और इन्वर्टेड बनता था। ठीक है, ये उल्टा लिख रखा है, ये नीचे है और ये ऊपर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सुन लिया करो वीडियो को। कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट ग्रुप में जाते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं, नोट बनाते हैं, नोट में बहुत कुछ गलत गलत भी लिख रखा है मैंने। ठीक, तो एम और वी अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और एम और वी पॉजिटिव है तो क्या होगा? वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे ये था कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव के लिए भी सेम वही कि एम और वी नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और एम और वी पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक, सेम। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये तो बता दिया, यही है कि एम अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा? रियल होगा, रियल होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। और एम अगर पॉजिटिव है तो कैसा होगा? वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो क्या होगा? इरेक्ट होगा। ओके, ये था, ये पीछे भी देख चुके, सेम वही है, सेम वही। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब देखिए, न्यूमेरिकल करते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, यानी उत्तल लेंस दे दिया है। ये पढ़ लेना पहले जब क्वेश्चन करोगे ना, कि लेंस है कि दर्पण है, वरना सारा जो आपका काम है खराब हो सकता है बस इससे। ठीक, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस है। प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, हाँ बना सकता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस तो बना सकता है रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर नहीं बना सकता कभी भी। ठीक है, क्यों नहीं बना सकता? दिमाग में सोचो। ठीक, producer with 2.5 magnify at the distance of 25 cm from the lens, calculate focal length and power of lens। ठीक है, क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, इसकी भी नीड पड़ेगी। और मैग्नीफाइड यानी m की वैल्यू दे दी 2.5 बना। अब इसके आगे साइन भी लगाना है, प्लस लगाए कि माइनस, तो रियल है यानी कि माइनस साइन। ओके, देखिए कितना आसान बनता हो जा रहा है। वस्तु को कितना रखा गया? 25 सेंटीमीटर पे, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी? 25 सेंटीमीटर। क्या लेना है इसको? हमेशा नेगेटिव। ओके, हमें क्या पूछा गया? फोकल लेंथ यानी f बताओ, और हमें पूछा गया p बताओ। f और p, f पता चल जाएगा तो p पता ही चल जाएगा, उसका वो कर देंगे उल्टा। कैसे करेंगे? देखिए, f निकालना है, f तो हम मिरर फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन मिरर फॉर्मूले के लिए हमें u और v चाहिए। u तो है लेकिन v नहीं है,
तो v कैसे निकालेंगे, फिर मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से, यानी कि m इज इक्वल टू वी बाई यू से निकाल लेंगे। m कितना है -2.5 और v तो ऐसे निकालना है हमें, u कितना है -25। ठीक है, इसको वहाँ पे भेजेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो है नहीं माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी जब इंटू करेंगे 2.5 की 25 से, तो देखिए कितना आएगा 625 और 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा 62.5। 62.5 क्या आ गया, v आ गया, और ये कैसा आया, पॉजिटिव में आया। v की वैल्यू कितनी आएगी 62.5। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये रखेंगे। 1/f निकालना है, 1/v हमें पता चल गया, 1/v कितना है 62.5 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी थी -25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना तो आप खुद कर सकते हो। इसके बाद क्या आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी। f की वैल्यू कैसी आएगी ये बताना जरा, प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। अगर माइनस में आएगी तो आपका आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि जो ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। देखा, आंसर को वेरीफाई करने के कितने ज़्यादा तरीका है, अगर आपको पता है, नॉलेज है तो, वरना आप आंसर गलत करके आ जाओगे। ठीक है, अगर माइनस में आएगा तो आंसर हो ही नहीं सकता आपका, यानी आपने कुछ गलत किया है। आंसर कैसा आएगा, f की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, तो f की वैल्यू आ जाएगी। फिर f की वैल्यू आ जाएगी तो हमसे पावर भी पूछ रखा है, तो पावर क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और आ जाएगा, पावर भी आ जाएगा। और पावर और जो फोकस है दोनों क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।